नमस्कार, स्वागत है आपका तर्कश में। और आज तर्कश यूपी के बैटल ग्राउंड से। आज हम हैं लखनऊ में और हमारे साथ हैं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह, आप दिल्ली छोड़ के चले आए हैं लखनऊ। किस तरह का माहौल देख रहे हैं अपने कैंपेन के हिसाब से यहाँ? सामान्य तौर पर सारी स्टेट लीडरशिप लग जाती है कैंपेन में, तो दफ्तर के प्रबंध और व्यवस्था के लिए आवश्यकता होती है, तो इसलिए महामंत्री को भेजा जाता है स्टेट हेडक्वार्टर में ताकि समन्वय स्थापित हो सके और सब कैंपेन सही ढंग से चले। समन्वय स्थापित करने के लिए आपकी भूमिका क्या है यहाँ पर? मेरी भूमिका यह है कि वीआईपीज़ के प्रोग्राम्स सही तरीके से हो जाएं, कोई पॉलिटिकल इशू होता है तत्कालिक निर्णय यहीं पर ही बैठ के ले लिया जाए, ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स कुछ आकर आते हैं तो वो भी उसका निर्णय यहीं बैठकर हो जाए, और साथ में इलेक्शन कमीशन से भी कोई अगर इश्यूज़ होते हैं तो उनका निराकरण भी यहीं बैठकर हो जाए। तो सारी कैंपेन और ऑर्गेनाइजेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बार स्ट्रेटजी क्या है कांग्रेस की चुनाव के लिए? स्ट्रेटजी साफ है, जो अब आपको नज़र आने लगी होगी। 22 साल हो गए। इन 22 सालों में उत्तर प्रदेश, जो कि एक अग्रिम राज्य हुआ करता था, धीरे 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 प्रदेशों की तालिका में सबसे नीचे पहुंच गया है। पैसा खूब मिल रहा है। जितना पैसा एनडीए सरकार में मिलता था राज्यों को, उससे 5 गुनी राशि अब राज्यों को दी जा रही है। लेकिन उसका जो उपयोग है आप देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। 8,670 करोड़ रुपए पिछले 6 सालों में स्वास्थ्य विभाग को दिए गए केंद्र सरकार द्वारा। उसमें से 5,000 करोड़ रुपए का घपला है जी। और आप कह रहे हैं घपले कर रही है, और बीएसपी ने अब आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि जादुई हाथी नहीं, दरअसल कमाल तो जादुई हाथ का है। बात यही है, जो भी केंद्र सरकार के करप्शन के अंदर लिप्त थे, वे सब जेल में बंद हैं। मिश्रा जी से हम पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कितनों को जेल भिजवाया, जरा बता दें। मलाई मलाई तो खा गए मिश्रा जी और मायावती जी, बेचारे खुरचन वाले पकड़े जा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो अपनी पार्टी से निकाल के अलग भी तो कर दे रहे हैं। जी हाँ, ये और उनके साथ और अत्याचार हो रहा है। मलाई खुद खा गए हैं और जो पकड़े जा रहे हैं छोटे कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। सारा पैसा तो गया है मायावती जी के पास और सतीश मिश्रा जी के पास, वो तो जवाब दें। जी, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे साथ भ्रष्टाचारी थे उनको हमने निकाल के अलग कर दिया। निकालने की बात नहीं, अगर भ्रष्टाचारी थे तो आपकी जवाबदारी है कि आप उन पर एफआईआर दर्ज कराएं, भ्रष्टाचार के प्रकरणों को वे प्रमाणित करें ताकि उनको जेल भेजा सके, जिस तरह के हम लोगों ने किया है। इन्होंने एक व्यक्ति को भी जेल भेजा हो तो बता दें। भ्रष्टाचारी कहने से भ्रष्टाचार नहीं हो जाता है। अगर आपको जानकारी है कि फला व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है तो आपने उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? बहुत माने हुए वकील हैं सतीश मिश्रा जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अगर इस मामले की केंद्र में बैठी हुई सरकार ही जांच करवा ले तो क्या हर्ज? वही तो है। याद रखिए, सीबीआई जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, राज्य सरकार की सहमति से कर सकती है। राज्य सरकार ने सहमति नहीं दी, इसलिए हमको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा। कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया सीबीआई को, तब जाके जांच चालू हुई। अगर राज्य सरकार की मंशा साफ होती तो वे सीबीआई की इंक्वायरी के लिए हमें प्रस्तावित कर देते। लेकिन आप ये बताइए कि 7 साल हो गए यूपीए सरकार के, आज तक आय से अधिक संपत्ति का मामला जस के तस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोगों ने उन्हें पनिशमेंट तो दिलाई नहीं। बात साफ है, जब मसला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसमें सरकार क्या कर लेगी? ये तो अगर हमने कहीं कमी की हो, हमने तो हमारा जितने भी प्रमाण थे, चार्जशीट थी, हमने पेश कर दी, मुलायम सिंह जी के खिलाफ भी और मायावती जी के खिलाफ भी। ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि उत्तर प्रदेश में जितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुए उन पर एक भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा, और मुलायम सिंह जी 3 बार बने, मायावती जी 4 बार बनी। दोनों के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के प्रकरण बन चुके जो सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं। नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है कि 7 साल से वो उनका साथ भी ले रही है, उनके सहयोगी भी बनी हुई है, और केंद्र में वो आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में आते हैं तो आप विरोध करने लगते हैं उनका। बात यह है कि
भ्रष्टाचार का प्रकरण, आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब दूसरी बात रही उनके समर्थन की। अगर वे इस बात को महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छी सरकार दे सकती है और अच्छी पार्टी है, तो उनका समर्थन हमें मिला हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ वे सारा पैसा खा जाएं, लूट लें और हम उनका समर्थन करते रहें। यहाँ तो हम लोग जनता के प्रति वफादार हैं। जनता के प्रति वफादार होते हुए जनता के सामने वो सारे उनके कृत्य उजागर हम कर रहे हैं जिसमें उन्होंने घपले किए हैं। 2007 से लेके 2012 के चुनाव में क्या फर्क है? पहली बात तो यह है कि 2007 के अंदर हमारी उतनी तैयारी नहीं थी जितनी तैयारी हमारी 2012 में है। 2007 में हमारे उम्मीदवार आखिरी समय तय हुए थे ताकि वो उन्हें काम करने का मौका भी नहीं मिल पाया। इस बार हमने एक प्रक्रिया लगभग 2 साल पहले चालू कर दी थी और हमारे कैंडिडेट्स अब फील्ड में पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं अधिकांश, और इसी वजह से हमारी तैयारी बेहतर है। दूसरा, हम लोगों ने अब टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं। एक कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी हम लोग अच्छे बना लिए हैं और निरंतर कैंडिडेट्स के साथ हमारे कॉल सेंटर हम यहाँ स्थापित कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा, जिस कॉल सेंटर के माध्यम से डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनके साथ रहेगा। लेकिन हमने देखा यूपी के तमाम इलाकों में घूमते हुए कि आपके कार्यकर्ताओं में एक तरह से रोष भी है गलत कैंडिडेट्स को टिकट दिए जाने को लेकर। उसे कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? हर पॉलिटिकल पार्टी में टिकट वितरण में रोष होता है। हाँ। केवल कांग्रेस में नहीं है। कारण ये है कि जब ज़्यादा लोग टिकट मांगते हैं और एक को टिकट मिलता है तो बाकी का गुस्सा होना स्वाभाविक है। आपको उदाहरण दूं, कई जगह ऐसे हैं बुंदेलखंड में जहां 11 क्रिमिनल केसेस के आरोपियों को टिकट दिए गए हैं। यहां तक आरोप लग रहा है कि लालू जी के समधी को टिकट देने के लिए युवा कांग्रेस के एक नेता का टिकट काट दिया गया। वहां पे विरोध है, दिल्ली में बैठ के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक आप अपराधी का बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति से जिसके पर इस आप बात के आरोप थे उनसे एफिडेविट लिया गया है कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है। जिस व्यक्ति का आप शिवहरे की बात कर रहे हैं उनका एफिडेविट हमारे पास है। इसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। दूसरी बात, आपने लालू जी के समधी का कहा। जितेंद्र यादव काफ़ी पॉलिटिकल अनुभवी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। लालू जी के संबंध तो अभी हुआ है उनके साथ, तो लेकिन लालू जी की वजह से उनको टिकट नहीं मिला है। टिकट मिला है तो उनकी काबिलियत पे और लोकप्रियता के आधार पर। आपने भी कम से कम 25% या कुछ उससे ज़्यादा ही ऐसे लोग हैं जो दल बदलू हैं जिनको टिकट दिया है अपने लोगों को छोड़ के। हर पॉलिटिकल पार्टी में ये हुआ है। हाँ। अधिकांश हम लोगों के 70% कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया गया है। 30% में जहां हमारे पास अच्छा उम्मीदवार नहीं था और अच्छा कोई उम्मीदवार हमको मिला है तो वही हमने आयात किया है। बाकी सब हमारे जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के। वैसे एक ये भी देखने को मिला कि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश में वो बहुत कमज़ोर है और इसलिए भी आप लोग को उम्मीदवार ढूंढने में दिक्कत आ रही थी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कमज़ोर था और अभी भी हमें पूरा संतोष नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि धीरे धीरे बिल्डअप किया जा रहा है। ये चुनाव हम लोग अधिकांशतः कैंडिडेट के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करेगा। समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। बीएसपी भी अपनी तरफ से बता रही है कि उसके क्या चुनावी मुद्दे हैं और क्या नारे हैं। आप लोगों ने क्या इसके लिए तैयारी की है? यानी बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग और समाजवादी पार्टी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जवाब आप कैसे देंगे? मुझे पहली बात तो इस बात की खुशी है कि वो समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी जिसके नेता हैं, जो अंग्रेज़ी का विरोध करती थी, जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम कोई कंप्यूटर नहीं चाहते, कोई हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कंप्यूटर और लैपटॉप वो और टैबलेट्स वो देंगे। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस सन 85 में सोचती है वो
22 साल बाद समझ में आती है समाजवादी पार्टी को। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों को कौन समझ रहा है? आप समझ रहे हैं ठीक से? बात यह है कि हम लोग अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने तरीके से लोगों की बात समझ रहे हैं। हाँ। और ये बात अब प्रमाणित हो चुकी है कि जहाँ दूसरी पार्टी दखियानूसी तरीके से काम करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी एक मॉडर्न, प्रैग्मेटिक, एक बहुत ही आधुनिक ढंग से काम करती है, नए सोच से काम करती है, नए विचार के साथ काम करती है। और जो कांग्रेस पार्टी आज कहती है, 25 साल बाद दूसरी पार्टी को समझ में आता है। ये फ़र्क है दोनों में। ये बताइए कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मुख्य मुद्दा है वोटर परेशान हो गया। 3 बार बीजेपी, 3 बार समाजवादी, 4 बार मायावती। ये 22 साल में इन लोगों ने केवल लूटा है, अपने परिवारों का घर भरा है, परिवार के लोगों का घर भरा है। गुंडागिर्दी, कानून व्यवस्था चरम सीमा पर हो गई है। इसलिए परिवर्तन चाहते हैं और विशेषकर युवकों में एक अपार ऊर्जा मुझे दिख रही है, जो राहुल जी की सभाओं में आ रहे हैं और वो कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं। दिग्विजय जी, 22 साल पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम सरकारों से त्रस्त होके ही इन लोगों को मौका दिया जनता ने। उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस के राज में क्या होता था और अब क्या होता है, तो इसलिए अब समझ गए कि गलती हो गई और गलती को सुधारने के लिए अब तैयार है। आम जनता को ये भी डर लग रहा है कि जैसे केंद्र सरकार महंगाई लाई, वैसे कांग्रेस पार्टी परिवर्तन के नाम पर कहीं महंगाई न ला दे। बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो महंगाई अब कम भी हुई है। हाँ। आप देख लीजिए आलू का भाव अब क्या है, प्याज का भाव क्या है। वही दाल जो 100 रुपये किलो बिकती थी, आज 40 और 45 रुपये आ गई है। तो कुछ महंगाई तो सीजनल होती है और ये सप्लाई डिमांड पर निर्भर करती है। लेकिन महंगाई जो है केंद्र सरकार ही नहीं लाती है, राज्य सरकार भी अगर जमाखोरों के खिलाफ और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे तो महंगाई पर नियंत्रण हो सकता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग हज़ारों करोड़ की सब्सिडी देकर सस्ता अनाज उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सस्ता अनाज पहुंचता किसके पास है? यहाँ पर एक एक राशन कार्ड, गरीबी राशन कार्ड बनवाने में बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 5-5 हज़ार गरीबों से लेते हैं, तब तो कार्ड बनता है। तो बात वही है कि महंगाई केवल केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार की भी जवाबदारी है। बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे को बहुत आगे लेकर जा रही है। क्या आपको लगता है कि हिंदू ओबीसी बनाम मुस्लिम ओबीसी को लड़ाने की कोई कोशिश कर रही है? मैं शुरू से कहता आया हूं और आज फिर इसको दोहराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक एजेंडा है, एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कराकर, विवाद खड़ा कर कर राजनीतिक रोटियां सेकना। अब वे बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल आयोग का सिफारिशों को लागू किया, पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया, तो सबसे मुखर विरोध कहीं से हुआ था? तो भाजपा से हुआ था और उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस मंडल कमीशन की बात को ले लिया था। और इस वजह से आज जब वो बात करते हैं पिछड़ा वर्गों की, ये भूल जाते हैं कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विरोध किया था। अब बात यह है वे धर्म को इसमें ला रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जो माइनॉरिटी को आरक्षित दिया है वो जिन लोगों को ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा था उन्हीं में से दिया है, कोई नए लोग इसमें नहीं जोड़े हैं। और केवल इतना भर किया है कि 27% में से 4.5%, 8.5% ओबीसी माइनॉरिटीज़ के जनसंख्या है, उसमें से आधा, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या लगभग 52% है, उसका आधा रिजर्वेशन हमने दिया है 27%। तो इसलिए 8.5 का आधा लगभग 4.5 हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है। लेकिन बात यह है कि एक बार आपने ओबीसीज को अधिकार दिए, 27% रिजर्वेशन का अधिकार उन्हें दिया और फिर आपने उन अधिकारों में कटौती कर दी। तो किसी को भी आप अधिकार देंगे और फिर कहेंगे कि नहीं अब हम अधिकार वापस ले रहे हैं आपसे, या आपकी कटौती कर रहे हैं। कटौती किसी की नहीं हुई है। हाँ। जिन लोगों को पहले मिल रहा था उन्हीं लोगों को फिर मिल रहा है। केवल इतना है कि जो अधिकांश हिस्सा बड़े जो ओबीसी के लोग हैं वो ले जाते थे, अब शिकायत इस बात की भी आती है
कि ओबीसी का आरक्षण का लाभ केवल कुछ बड़े ओबीसी संपन्न वर्ग ही उठा रहा है। अब उसमें से जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, निषाद हैं, उसके अंदर आपके कुम्हार हैं, विश्वकर्मा हैं, राजभर हैं, इन लोगों को कुशवाहा हैं, सैनी हैं, इन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर भी हम लोग अध्ययन अब कर रहे हैं कि आखिर इन वर्गों के लिए भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए। सारी पार्टियां कोशिश में लगी हुई हैं कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को किस तरह से अपने फेवर में किया जाए, लेकिन आज तक डिफाइन तो किया नहीं गया कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कौन है। इसी डिफाइन करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी इस पर नए सेंसस का इंतज़ार कर रही है। नए सेंसस जो हो रहे हैं वो जाति के आधार पर हो रहे हैं। तो 2013 में हमें इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। इसलिए जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में, नीतीश ने नहीं किया है, कर्पूरी ठाकुर जी ने कर दिया था बिहार में, वहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग का कैटेगरी अलग बना दी थी। उसी अति पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी के बारे में कांग्रेस पार्टी पक्षधर है। आप क्या मैनिफेस्टो में अपने इसे डालेंगे? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसका इंतज़ार कर लीजिए। राहुल गांधी सोनभद्र में हैं। वो सोनभद्र इलाका आदिवासी इलाका माना जाता है। वहाँ पर भी कई ऐसी जातियाँ हैं जो एसटी कैटेगरी में तो हैं, लेकिन विधानसभाओं में, लोकसभाओं में उन्हें आरक्षण नहीं है। उसके लिए क्या आप लोग फेवर करते हैं और उनके हित को ध्यान में रखने के लिए क्या करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुलायम सिंह जी के समय उन्होंने कई जातियों को, किसी को आदिवासी घोषित कर दिया, किसी को एससी घोषित कर दिया और उनके सर्टिफिकेट बनाना चालू कर दिया, जो कि बहुत पूरा गैरकानूनी है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं, ये संविधान में के शेड्यूल में लिखा हुआ है। उसमें अगर परिवर्तन करना है तो केंद्र के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही किया जा सकता है, राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। आज क्या हो गया है, गोंड, बैगा, कोल, पनिका, अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कोल आदिवासी हैं। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के कोल समाज को नहीं मिल रहा है, जो कि उनकी बहुत बड़ी डिमांड है। इसी प्रकार पनिका मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, शहडोल में, रीवा में आदिवासी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वे शेड्यूल कास्ट में आते हैं। इसी प्रकार गोंड कम्युनिटी को कुछ जिलों में ट्राइबल बनाया हुआ है, कुछ जिलों में नहीं है, क्योंकि कई गोंड जाति के लोग सोनभद्र इलाके से आके दूसरे जिलों में बस गए हैं। तकरीबन 7 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर वो बहुत डिसाइसिव फैसले कर सकते हैं। इसलिए 1991 तक तो ये शेड्यूल ट्राइब में रहे। यहाँ पे 1-2 सीट शेड्यूल ट्राइब की रहा करती थी, लेकिन फिर जब से गैर कांग्रेस सरकारें आई हैं, उन्होंने हेर फेर करने की वजह से आज एक भी आदिवासी को सीट रिजर्व नहीं है। लेकिन हम बधाई देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने वहाँ पर फैसला कर लिया है और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दिया गया है कि इसमें 1 या 2 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित की जाना चाहिए। हमने उम्मीद की थी कि इसी चुनाव में हो जाएगा, लेकिन शायद लगता है कि इस चुनाव में तो नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये कि आदिवासियों को कम से कम 2 सीटें यहाँ पे आरक्षित करना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने जो कैंपेन शुरू किया है, उसमें क्या लगता है कि ये जो तमाम इश्यूज लेके आप चल रहे हैं, ये एक तरह से एजेंडा सेट कर रहे हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सदैव इस देश का एजेंडा सेट करती रही है और आगे भी करती रहेगी। बात यह है कि लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी में इस बार काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी है और काफ़ी लोग कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी हमने साथ मिला तो इस बार बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। बहुमत के साथ? जी, हमें 200 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, ये हम लोगों का अनुमान है। क्योंकि जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, लगभग सभी सीटों पर हम फाइट में हैं आज। ये कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे? ऐसा है, जब मैं कहा करता था लोकसभा चुनाव में कि हमें 15 से 20 सीटें मिलेंगी, तो आप ही लोग मुझसे कहते थे कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार हमने
लोकसभा के चुनाव में आश्चर्यचकित नतीजे दिए, उससे ज़्यादा आश्चर्यचकित नतीजे हम लोग विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश आपको जनता वोट क्यों दे आखिर? इसलिए दे क्योंकि दूसरी पार्टियां जो है उन्हें उसके साथ ठगी की है। जनता का पैसा उन्होंने उजाड़ दिया, उड़ा दिया, गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। अब देख लीजिए, अगर जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस को आप तो गई थी वहाँ, आपने उसको मैं देखा, शो भी देखा है आपका, बड़ा अच्छा शो था। उस जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस के लिए जो राशि दी गई थी, अगर वो लग गई होती तो आज जिस प्रकार से वहाँ बच्चे मरे हैं, नहीं वो बचाए जा सकते थे। आपके पास कोई चेहरा तो है ही नहीं, जैसे कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। हम लोग संसदीय प्रणाली में विश्वास करते हैं और संसदीय प्रणाली में जो विधायक और सांसद चुनकर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो जो चुने हुए नए विधायकों से और सांसदों से हम उनका अधिकार क्यों छीन लें नेता चुनने का? हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, तो इसलिए हम लोग, अगर हमको बहुमत मिला तो सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाएगी। आप लोग वैसे अपनी जीत को लेकर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है? बात यह है कि अगर काम करते नहीं करते तो आप कहते प्रतिष्ठा दांव पर है, काम कर रहे हैं तो प्रतिष्ठा दांव पर है। तो इसलिए चुनाव जब लड़ा जाता है तो हर तरह से पूरी तैयारी के साथ लड़ा जाता है। युद्ध में जब कोई व्यक्ति जाता है तो पूरी तैयारी के साथ जाता है, ये समझ के कि हम लोग हार जाएंगे इसलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाए। आप युद्ध की तैयारी पिछले 1 साल से कर रहे हैं। 2 साल से 2 साल से कर रहे हैं। मान लीजिए 1 साल पहले लैंड एक्विजिशन का मुद्दा भट्टा पारसौल से बहुत गर्मजोशी के साथ उठाया आप लोगों ने, लेकिन आज तक लैंड एक्विजिशन बिल पास नहीं करा पाए संसद में। 2 बार हम लोग लैंड एक्विजिशन बिल लाए। पहली बार लाए तो उसको राज्यसभा में डिफीट हो गया। दूसरी बार बिल लाए तो अभी उसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया है। काफ़ी व्यवहारिक इस बार बिल बना है और विशेषकर राहुल जी ने भट्टा पारसौल और आसपास के इलाकों के जिस प्रकार से लैंड एक्विजिशन के इश्यूज थे उसको उस बिल में शामिल किया है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी जल्दी हम लोग उसको पास करा देंगे। लेकिन फिर भी आप इस बात को तो समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत तो है नहीं, हमें दूसरी पार्टियों के साथ समझौता करना पड़ता है। टीएमसी को समझाना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को समझाना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को समझाना पड़ेगा। 2007 से लेके 2012 हो गए, अभी तक आप अपने सहयोगियों को समझा ही नहीं पा रहे हैं। समझाया है, कई मामलों में समझ में उनकी आ गई, कई मामलों में नहीं समझ आई। जैसे एफडीआई का मामला, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते। आप मुलायम सिंह यादव से चुनाव बाद भी किसी तरह के अलायंस को सीधे सीधे खारिज कर रहे हैं? मैं एक बात जानता हूं कि हमको पूर्ण बहुमत मिलेगा और हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताइए कि बीजेपी ने उमा भारती को एक बहुत बड़े दांव के तहत उतार दिया है चुनाव मैदान में, और उमा भारती बार बार दावे कर रही हैं कि हम गुरु और चेले दोनों की रणनीति को फेल कर देंगे। मुझे दया आती है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व पर। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की आज तक सेवा की, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे कालराज मिश्रा हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे शाही जी हो, ये शुरू से जंग संघ से लेकर आज तक काम करते रहे। और अब गडकरी जी ने महसूस किया कि ये सब निकम्मे हैं, इनके कोई बद की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने आयात किया उमा भारती को मध्य प्रदेश से। उमा भारती बाबरी मस्जिद केस में अक्यूज्ड हैं और उसमें अभी जमानत पर हैं। बात साफ हो गई कि भाजपा जो कहा करती थी हम मॉडर्न पार्टी हैं, हाईटेक पार्टी हैं, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में विश्वास करते हैं। आपने अगर गुड गवर्नेंस में विश्वास करते हैं तो आपने उमा भारती को 9 महीने में क्यों हटा दिया था मुख्यमंत्री पद से? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गडकरी जी 2009 में आज तक में उनका क्लिप है जहाँ वो कह रहे हैं कार्यकर्ता बैठक में, तुम जेब कतरों को लाओ, उचक्कों को लाओ, बदमाशों को लाओ, डकैतों को लाओ, लेकिन जीतने वाला को लाओ। ये चाल चरित्र चेहरा भाजपा का है। ये तो जीतने वालों को आप भी उम्मीदवार बना रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? देख, बात यह है
बाबू सिंह कुशवाहा हमारे पास भी आए थे, लेकिन हमें जानकारी जब मिली कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये काफ़ी बड़ा घपला इनका प्रमाणित होने वाला है, तो हमने इनको मना कर दिया, लेकिन इन्होंने तो उनको महामंडित करके उसका बड़ा श्रेय लिया। दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका किस तरह की देखते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर और चुनाव के बाद भी? मुझे 2007 सितंबर में, जबकि उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव के बाद मुझे चार्ज यहाँ दिया गया था और मैंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा और काम किया, मुझे बहुत सहयोग मिला है उत्तर प्रदेश के लोगों का भी और उत्तर प्रदेश के कांग्रेसजनों का भी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का भी, जिसकी वजह से हमारे लोकसभा में 9 से 22 सीटें हुई हैं। और हमें तो पूरा भरोसा है कि सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व की वजह से हम अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम सरकार बना सकते हैं। 2012 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है? महत्वपूर्ण है और उससे एक हवा बनती है और आगे के लिए रास्ता साफ होता है। आपने अपने चुनाव कैंपेन में उठो, जागो और बदलो का नारा दिया है या इसके पीछे आपकी रणनीति है? जनता को हम बता रहे हैं कि 22 साल तक आप राजनीतिक रूप से आपने कांग्रेस को अलग रखा, जिसके कारण आज जो दुर्गति हुई है उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं। इसलिए उससे जागो और जाकर उठो और उठकर इस भ्रष्ट सरकार को बदलो। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपको। तो ये थे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के महासचिव, अपनी बात बेबाकी से रखते हुए और उत्तर प्रदेश के चुनाव में लखनऊ में डटकर तमाम राजनीतिक दलों का मुकाबला कर रहे हैं।